अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ और मैं हूं मोहम्मद आसिम खान। आसिम, आपको मालूम है खतरे की घंटी बजा दी है IMF ने भी और मालियाती इदारों ने भी कि दुनिया में ईरान अमेरिका जंग के इम्पैक्ट आ रहे हैं और IMF और मालियाती इदारों ने कह दिया है रिसेशन दोबारा वापस आ रहा है। आसिम जी, तो रिसेशन जिसे हम उर्दू में कसाद बाजारी भी कहते हैं, रिसेशन का मतलब होता है कि आपकी मुआशी सरगर्मियाँ सिकुड़ना शुरू हो गई हैं। अब वो सिकुड़ना क्यों शुरू हो गई हैं कि लोगों ने जब पैसा बंद करके रख दिया, जो सरमायाकार था वो खौफजदा हो गया कि बेयकीनी की सूरत हाल है, पैसा निकालना ख़तरे का बायस हो सकता है, ज़ाय हो सकता है। इसी तरीके से फैक्ट्रियाँ जो है वो आपकी काम नहीं करती, उसकी वजह कि उनको जब ऑयल सप्लाई मुतासर होगी या महंगा ऑयल मिलेगा और उससे जब पैदावारियत आपकी महंगी होगी, जब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, तो उसे डर है कि वो मार्केट के अंदर कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का असर क्या होता है कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और मुआशी सरगर्मी में जो है वो सबसे एक अहम चीज़ जो कसाद बाजारी या इसका रिसेशन का फैक्टर होता है कि आपके यहाँ सप्लाई चेन मुतासर हो जाती है। जब फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जब जो है वो मूवमेंट भी आपकी महदूद हो गई, आपकी जो तरसील है मुख्तलिफ़ चीज़ों की वो हो ही नहीं रही, तो क्या होगा कि सामान की शॉर्टेज हो जाएगी। इसे मजमूई तौर पे हम रिसेशन का नाम देते हैं। और ये जो है आलमी सतह पे इस वक्त जो है वो मजमूई तौर पे जो दुनिया में आपस में मुख्तलिफ मुल्कों की ट्रेड है उसके बंद होने की सूरत में भी हो रही है। और इसी तरीके से जब जो है वो इंटरनल आप देखें, अभी आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से जब रावलपिंडी इस्लामाबाद के आपस में अंदरूनी रास्ते बंद थे, इसी तरीके से दूसरे शहरों में जब जो है वो वहाँ से कोई चीज़ इधर नहीं आ पा रही थी, क्या हुआ कि जब वो आपको गोश्त तक मिलना बंद हो गया, कसाईयों तक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये है रिसेशन, जो मुआशी सरगर्मी का सुकड़ाव। बिल्कुल बिल्कुल। तो नौशीन, इसमें जो वो अभी कुछ देर पहले बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारी बात हो रही थी और आपने जो वो मुझे कुछ रास्ते में जिक्र भी किया था कि एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। ये क्या था? आसिम, सब जानते हैं कि रिसेशन की जो हम सब कहते हैं मदर ऑफ ऑल रिसेशन शायद हम कहें, ग्रेट डिप्रेशन आया था। ये बड़ा लंबा अरसा था, 1929 से 1939 का पीरियड था जब US UK यूरोप वगैरह इनकी इकोनॉमी बहुत बैडली सफ़र कर गई थी। वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई थी, ट्रेड और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो कोलैप्स कर गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। लेकिन आसिम, उसके बाद इंटरेस्टिंग बात है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई तो उसमें फिर ये हालत बेहतर हो गई 1941 से ऑनवर्ड्स, क्योंकि फौज में भर्ती किए गए नौजवान सोल्जर्स भर्ती हुए, साथ में जो इंडस्ट्री थी, मिलिट्री इंडस्ट्री, डिफेंस प्रोडक्शन, वो बेहतर हुई। यही मैंने रिसर्च में थोड़ा पढ़ा और फिर मैंने देखा कि इंटरेस्टिंग बात है कि 1945 में रिसेशन आया वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उसमें यह हुआ कि उस वक्त जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उसमें यह हुआ कि जो दुनिया थी वो रिजिलियंट काफ़ी हो गई हुई थी, तो वो फिर कुछ मतलब बेहतर हालत रही। लेकिन जो 1929 से 1939 का ग्रेट डिप्रेशन था वो तो पूरी दुनिया को उस टाइम हिला कर गया था। इसमें जो वो रेजिलियंस की आपने बात की, तो मैं बताता चलूँ कि होता ये कि आप जब एक नॉर्मल को कबूल कर लेते हैं, चाहे वो नाकाबिल कबूल हो नॉर्मल हालात में, लेकिन जब उसे अपना लेते हैं, वही बात है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि सब आसान हो गई, तो लोग फिर अपने कदमों पे खड़े हो जाते हैं और उस जो एबनॉर्मेलिटी है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। तो अब मुझे आप एक चीज़ और बताइए कि जो वो दुनिया में 4 बड़े रिसेशंस जो वो आए थे और ये शुरू होते हैं जब वो इस सदी के चौथी दहाई से और फिर जो है आते हैं 2011 तक के, तो इनकी ज़रा तफसीलात आप बता दीजिए। बिल्कुल आसिम, अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट करें तो हम देखते हैं 4 रिसेशन से गो कि 2020 का जो कोविड का दौरानिया था उसको भी रिसेशन में काउंट किया जाता है और वो हमने देखा उसमें काफ़ी मुतासिर हुई थी, हमारी काफ़ी इंडस्ट्री ग्रोथ भी मुतासिर हुई थी। लेकिन 1975 का एक था जिसको कहा जाता है कि ऑयल प्राइस जो थी वो शॉक हो गई थी और उसकी वजह से रिसेशन आ गया था। अरब प्रोडक्शन गालिबन वो अब उन्होंने कम कर दी थी, कट कर दी थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, US और यूरोप ने सफ़र किया था, हाई एनर्जी हो गई थी। उसके बाद 1982 का रिसेशन आया था जिसमें US ने जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर दी थी, हाई इन्फ्लेशन हुई थी, वंस अगेन ऑयल प्राइसेस राइज कर गई थी, इन्फ्लेशन था। फिर आगे बढ़ते हैं तो आसिम, हमारी जब हम होश में थे 1991 का रिसेशन आया था, गो कि इतना लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन उसमें आपको याद है इराक कुवैत वॉर हुई थी और दोनों उस टाइम अच्छे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे और दोनों काफ़ी अमीर भी थे, कुवैत और इराक। और उस वक्त जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आया था जिसकी वजह से
जो उसके अलावा साथ साथ एक बैंकिंग स्कैंडल भी आया था आसिम, ये तो हमारे सामने BCCI बैंकिंग स्कैंडल भी, तो आई थिंक ये सारे अवामिल थे, ये 3 रिसेशन। और जो 2009 का रिसेशन था ये तो आसिम हम सबके सामने आया था, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि मेरे कुछ जानने वाले थे जो यूरोप और अमेरिका उस टाइम गए थे, वो वहाँ पर बेरोज़गार हो गए थे और लोग बताते थे कि लोगों को खाने को नहीं मिलता था। लोग अपने दोस्तों की, लोगों ने हेल्प भी की थी, कुछ लोगों को मैं ऐसे भी जानती हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे वाक़यात भी सुनाए थे उस वक्त के। US बहुत इम्पैक्ट हो गया था, UK, यूरोप वगैरह बहुत इम्पैक्ट हो गया था आसिम। और वो बेसिकली US फाइनेंशियल कोलैप्स उसको समझा जाता है। US हाउसिंग बबल जो था वो कहते हैं कि वो एक जिम्मेदार था, उसका मॉर्गेज हुआ था, बैंक कोलैप्स हुआ था, फाइनेंशियल क्रंच आया था, रियल स्टेट कोलैप्स हुआ था और हमारी आंखों के सामने दुनिया में बहुत बेरोजगारी बढ़ी थी। पाकिस्तान के ऊपर भी असरात तो आए थे उसके डेफिनेटली, क्योंकि हम पर तो हर चीज़ के असरात आ जाते हैं आसिम। तो आसिम अब हम इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं और अब हम आ जाते हैं रीसेंट टाइम्स पे। मैंने पास तो आपको बता दिया, कहा जा रहा है, एक तो मैं पहले से बता दूं कि जो ऑयल क्राइसिस है ये बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है जी। मौजूदा जो रिसेशन आ रहा है जिसके बारे में मैंने कहा था, IMF ने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि कहते हैं कि ये लॉन्गेस्ट जो हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट ऑयल क्राइसिस जो है इस वक्त आया है काफ़ी दिन से। तो आसिम स्टार्ट करते हैं IMF से। इसमें नौशीन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है एज ऑफ नाउ स्टार्टिंग फ्राम 28 Feb, तो ये बड़े जो वो खौफनाक फिगर्स हैं और बड़ी स्टैगरिंग जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और सिचुएशन है वो हम इस वक्त देख रहे हैं। इसमें जो असल में सारी बुनियाद रखी इस चीज़ की वो था स्टेट ऑफ इसको बंद होना, ठीक है, और पूरी दुनिया की मजमुई जो एक तेल की जो मूवमेंट थी वो 20% होती थी, लेकिन अगर पाकिस्तान का देखें तो ये 81.2% पाकिस्तान की उधर से आती है सप्लाई। अच्छा, अब क्या हुआ कि दुनिया में जो एक ओवरऑल आप कहें कि LNG भी ब्लॉक हो गई है इससे, और इसमें जो आपके ऑयल सप्लाई है वो भी 20% मुतासर हुई है। लेकिन इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक जो है उसमें पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है और इसी तरीके से मिडल ईस्टर्न और गल्फ स्टेट्स हैं जो बराह रास्त आसिम आपको बड़े मजे की एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूं कि जो G7 कंट्रीज हैं, यानी कि दुनिया के ग्रेट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें UK सबसे ज्यादा सफर करने जा रहा है। और जो ब्रिटेन का मौकिफ आया है ना, वो कहते हैं कि US स्टार्टेड द वॉर बट वी आर पेइंग फॉर इट। और जो सबसे कम जिसके बारे में कहा कौन भरे कौन और जो सबसे कम इम्पैक्ट जिसको होने जा रहे हैं ना आसिम, मतलब जिसपे सबसे कम ये वॉर मतलब रिसेशन का इम्पैक्ट होगा वो होगा US से, क्योंकि कहते हैं वहां पर अभी एक तो वेनेजुएला के उनके पास ऑयल काफी है, बात ये वरना उसके अपने पास जो थे 4% से कम ज़खायर थे। बिल्कुल, अब 17% जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट थे वो उन्होंने उनके पास है। और साथ में एक और भी है आसिम कि उनकी जो अमेरिका की AI इन्वेस्टमेंट बूम है वो उनको इस रिसेशन में ना रिजिलियंट, क्योंकि अब वो हैं, मतलब हम पे तो बहुत बैड इम्पैक्ट आ रहा है। तो आसिम फिर इससे आगे बढ़ाते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं एक बात कोट कर दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स का मैंने बड़े मजे का पढ़ा था, उन्होंने कहा कि US स्टार्टेड वॉर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फीलिंग। तो हाँ, फिर आप कंटिन्यू करें आसिम। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब देखें कि जो इस साल के जो प्रोजेक्शन थी IMF की जानिब से वो थी 3.3% ग्रोथ मजमूई तौर पे, एक औसत पूरी दुनिया के ममालिक के निकाल के ग्लोबल जो है। अब वो घट के जो है 3.1% आ जाएगी। अब इसमें जो कम आपको नजर आ रहा है इसका सुकड़ाव निस्बतन जो तवक्को थी कि बहुत ज्यादा शायद हो सकता है, तो उसकी बड़ी वजह क्या थी कि अमेरिका, जैसे आपने कहा कि उस पर कम से कम असर पड़ रहा है, बहुत बड़ी मार्केट है वो। इसी तरीके से जब वो चाइना की मईशत वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें अगरचे जब वो स्लो डाउन होगा लेकिन वो हमारे जितनी मुतासर नहीं होगी। तो इसमें जो आपका सबसे ज्यादा जो हिट हो रहा है वो यूरोप, खासतौर पे ओल्ड यूरोप, और उसके बाद जो है मिडल ईस्ट और एशिया है, साउथ एशिया। आसिम एक और भी बात है, लिंक करी IMF की जो रिपोर्ट है मैं पढ़ रही थी, उसमें वो लिंक कर रहा है कि ऑयल प्राइसेस का जो है ना उसको डायरेक्ट लिंक कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर $82 बैरल रही तो 3.1 ग्लोबल ग्रोथ रेट होगा, अगर 100 बैरल पर डॉलर रही तो वो 2.5 ग्रोथ रेट होगी ग्लोबल, जबकि अगर 110 से 125 डॉलर जो है वो बैरल रही तो फिर 2% ग्रोथ रेट होगा, जिसको कहते हैं स्वेयर डिप्रेशन में देखा गया था। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि ये जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं ना इतनी ज्यादा, ये वो दो कंडीशंस हैं कि अगर तो खुदा न खास्ता जब वो जंग आपने रुकवा ली तो फिर ये
इसको 3.1 आप समझें, वरना फिर 2.5 हो जाएगी अगर ना रुकी तो। 2 पे चली जाएगी आसिम। बिल्कुल, और ये उससे नीचे भी आ सकती है, हाँ। खुदा ना खास्ता अगर जो है वो इस पे हमने काबू ना पाया। ये जंग जो है, इसलिए पाकिस्तान जो कर रहा है ये पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। बिल्कुल। अकेला इससे जो है वो पाकिस्तान को ना फायदा होना है, ना अकेला पाकिस्तान इसको भुगतेगा। आसिम अलार्मिंग है कि यूके जिसका कहते थे, ब्रिटेन जिसका कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, वो बड़ी मुश्किल कंडीशन में आ रहा है। ईरान पे काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। गल्फ कंट्रीज जो कि बड़ी बूमिंग इकोनॉमी थी, दुनिया की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी उन कंट्रीज पे, उन पर इम्पैक्ट आ रहा है। आसिम अब बात कर लेते हैं ब्रीफली, हम एक राउंड अप करते हैं। एक चीज मिसिंग है अभी हाँ। तक हमने ना, देखिए इसमें जो सबसे बुरी चीज क्या हो रही है, आपने देख लिया इकोनॉमिक एक्टिविटी की, आपने बात कर ली कि वो सुकड़ रही है, सारा कुछ है, लेकिन इससे बराह रास्त मेरी और आपकी पॉकेट पे क्या असर पड़ रहा है? वो इन्फ्लेशन एग्जैक्टली, ठीक है ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो अशिया जरूरी है सारी, वो सारी जो है वो यानी अफरात-ए-ज़र की शरह बढ़ जाएगी। और इसमें क्या है, आपके रोज बरोज खाने वाले आइटम्स हैं, आपके इस्तेमाल वाली चीजें हैं सारी, इनकी जो है वो शरह इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा महंगाई की। तो इसमें आप देखें कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो 3.5 से 4.5% तक मजीद बढ़ जाए। 6% भी मैंने पढ़ा है। ये मैं बता रहा हूँ, जो करंट है ना, उसमें ये इजाफा हो जाएगा 3.5 से 4.5% तक का। फिर आप देखें कि जो है वो इसका सादा मतलब क्या है, इसका सादा मतलब ये है कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मुतासर हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो रही नहीं, आपकी कुव्वत खरीद ही नहीं रही, कुव्वत खरीद नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग जो है वो, अच्छा फिर क्या होगा, जिन लोगों ने अगर कोई चीज बना ली है तो उनकी चीजें जो है अपने पास वेयर हाउसेज में रह जाएंगी, वो मार्केट के अंदर भेज ही नहीं सकते। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसमें जो है वो क्या होगा कि आपकी जीडीपी ग्रोथ और आपकी जो एक पॉकेट के जरिए जो अफोर्डेबिलिटी थी चीज़ों की, वो हर चीज़ पे उसका असर पड़ेगा। फिर जो आप ये देखें कि इसका जो सबसे बड़ा जो एक शौक है नौशीन, जो हमने कहा कि पूरी दुनिया, कहने को तो ये 20% है पूरी दुनिया की जो टोटल ऑयल की जो सप्लाई है इसकी अपनाए हार्मोन से, लेकिन अब आप देखें कि इसमें क्या हो रहा है कि 10 मिलियन बैरल्स पर डे ये इसकी कमी आई है पैदावार में, ठीक है ना, जो इसकी मूवमेंट थी उसके अंदर। सिर्फ यूएई और सऊदी अरेबिया है जिनके पास अल्टरनेट रूट्स हैं, बाकी तो गल्फ कंट्रीज के पास यही रूट, किसी के पास भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनके पास अल्टरनेट रूट्स और जो हैं वो बहुत तवील हैं, उनके पास जो है वो कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। फिर आप देखें कि आपके यहाँ ये 3 चीजें बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करती हैं। उसमें एक चीज है आपकी जो डिस्ट्रप्शन हो रही है इस वक्त, एक हीलियम की हो रही है। जितनी भी आपकी ये जो हार्डवेयर चिप्स है ना, चाहे वो आपके स्मार्टफोन्स में यूज होती हैं या आपकी कारों के अंदर यूज होती हैं, एक तो वो सारी उनकी सप्लाई बहुत मुतासर हो रही है। और तो और आपके जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जो कि जैसे एमआरआई मशीन है मसलन, वो जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और उनकी कॉस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि जब वो आपका जो मेडिकल का शोबा है बड़ी बुनियादी चीज़ से महरूम हो जाएगा, या ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आप देखें कि एल्यूमिनियम आपकी कारों के अंदर इस्तेमाल होती है। आप कहते हैं ना कारें कितनी मजबूत हैं, कारें कम मजबूत हैं, ज़्यादा मजबूत हैं, और कार के जितने पुर्जे हैं आप इसके अंदर जो कोई यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा उससे मुतासर होंगी। उसकी सप्लाई चेन जब बिखर जाएगी, मुतासर होगी, तो वो क्या होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे उसका भी असर पड़ जाएगा। और फिर जो है, अच्छा, इससे आपका मोबाइल फ़ोन भी महंगा हो जाएगा और आपकी गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी। और फिर तो पहले ही महंगा और आप पाकिस्तान को देख लें कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्हीं 2 चीज़ों का बूम था। आपकी टेली डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, आपके यहाँ मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा था, अब उसमें कमी आ जाएगी। और ऑटो इंडस्ट्री आपकी बहुत, आपके यहाँ टैक्सेस वैसे ही बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि आपके यहाँ टैक्स का हाल ये है कि 2 करोड़ 48 लाख की अगर एक गाड़ी है, तो जो टोयोटा इंडस मोटर्स के सीईओ जमाली साहब, असगर जमाली साहब बकौल उनके, कि 1.48 गवर्नमेंट ले लेती है, 1 करोड़ रुपए की हम गाड़ी बेचते हैं, उसके अंदर हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी शामिल है और इसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी शामिल है। अच्छा, फिर जो है वो सल्फर, अब इसका मतलब क्या है, आपकी खादें, दुनिया की 50% खाद तो यहाँ से गुजरती थी और वो उनकी सप्लाई सारी, और खाद का मतलब है कि खाद के अंदर जो है वो आपकी 50% महंगी होगी, तो आपकी जो ज़हरी पैदावार है वो 50% और ज़्यादा महंगी हो गई। आपके यहाँ जो है
सबसे बड़ा पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़राअत में आपने फूड इन्फ्लेशन की बात कर दी। जब फूड इन्फ्लेशन हो गई तो फिर पीछे क्या रह गया? आपके लिए गंदम खरीदना, आपके लिए गन्ना खरीदना, चीनी खरीदना, हर चीज़ खरीदना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल आसिम, अब इसी से देखते हैं ना, दो तीन चीज़ें जो मेन हिट हो रही है ना, स्टॉक मार्केट देख रहे हैं मुसलसल कोलैप्स हो रही है, खराब हो रही है, मंदी 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 सुन रहे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन तो हमें नजर आ रहा है, हमारा अपना मुल्क पूरा ही बंद तकरीबन पड़ा है, 3 दिन तो छुट्टियां कर दी गई हैं, इसके अलावा हाफ स्ट्रेंथ कर दी गई सरकारी। चले सरकारी में तो प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन बाकी जो पाकिस्तान है वहाँ पर होती है। चले मार्केट से अच्छी बात है, 8 बजे हम बंद कर रहे हैं, हम फ्यूल सेविंग कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक कार्स का अलबत्ता अब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ मैंने देखा बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर आसिम इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, दुनिया में इम्पैक्ट जो आएगा, ग्रोथ रेट तो कम हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही है, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है आसिम। लेकिन अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब दुनिया में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो मुतासिर होने जा रहे हैं इसके साथ, ये जो रिसेशन आ रहा है इसके साथ? एक तो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है बहुत ज्यादा, बिल्कुल तो नजर आ रहा है। एनर्जी क्राइसिस एक रूट कॉज है और हर जो आपके यहाँ सेक्टर है उस पे असरअंदाज होता है, चाहे आपका फूड और एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे आपकी बिजली का पैदा करना हो, चाहे उस बिजली के अंदर सर्कुलर डेट का मामला हो, हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जो है आपके यहाँ जो LNG है वो भी आपकी तो 100% उधर से आ रही थी, कतर से आ रही थी, वो तो बिल्कुल मुतासिर हो गया। तो आप जो है अब ये देखें कि इससे जब हुआ तो आपकी जो ट्रेड और शिपिंग है ये सारी की सारी मुतासिर हो जाएगी। इस एक चीज एविएशन का आप देखें कि पहले एक हफ्ते के दौरान 19,000 फ्लाइट तो खाली UAE के अंदर बंद हुई हैं। बिल्कुल, एविएशन इंडस्ट्री इज हिट वेरी बैडली, और वो गल्फ कंट्रीज। इसका मतलब एक और भी है नौशीन कि बहुत सारे ममालिक जो है वो सयाहत से कमा रहे हैं। बिल्कुल, टूरिज्म बड़ी इफेक्ट होने लगी है, एक तो गल्फ कंट्रीज की और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि ये गल्फ ममालिक भी, दुबई तो बिल्कुल टूरिस्ट हब था, और इसी तरह जो यूरोपियन कंट्रीज थे। अब देखें ना, फेयर जेट फ्यूल महंगा हो रहा है, इसकी वजह से जहाज़ों के किराए ऊपर के ऊपर जा रहे हैं। तो एविएशन इंडस्ट्री बेचारी, एविएशन इंडस्ट्री 2020 का जो कोविड था उसमें भी सबसे ज़्यादा हिट हुई थी, और इस दफ़ा एनर्जी और फ्यूल क्राइसिस के साथ साथ जो एक और इंडस्ट्री हिट हो रही है वो हो रही है हमारी एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। आसिम, इसके साथ साथ एक और इंडस्ट्री भी हिट हो रही है, वो है हमारी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो रियल स्टेट था हमने देखा गल्फ कंट्री स्पेशली UAE वगैरह के अंदर ये बहुत ज़्यादा था, तो वो भी बैडली इम्पैक्ट। बिल्कुल, इसका जो आपका यानी रियल एस्टेट सेक्टर का मतलब क्या है कि मैं और आप इतनी उम्र से जॉब कर रहे हैं, हम घर बनाने के करीब नहीं पहुंचे, प्लॉट भी नहीं खरीद सके। अब कंस्ट्रक्शन, अगर किसी के पास प्लॉट थे तो आप वो कंस्ट्रक्शन ही कर सकते हैं, यानी कि आपके पास प्लॉट है या नहीं है, बात बराबर होगी, आप कंस्ट्रक्शन के काबिल। फिर देखें एक और चीज जो है वो इसमें इंटरेस्टिंग थी, आपने जब वो टूरिज्म की बात की और आपने बात की जेट फ्यूल जो बहुत महंगा हो गया था, इसमें नौशीन एक चीज और भी तो मुतासिर हुई है ना। आपने देखा कि जितनी भी आपकी शिपमेंट्स होती है ना आमतौर पे, वो एयर रूट से नहीं होती, वो समुद्री रास्तों से होती हैं। और समुद्री रास्ते से जब आप बात कर रहे हैं तो आपके तो रूट से एक बड़ा रूट तो ऑलरेडी बंद है, अब तवील रास्ते आपको अख्तियार करने हैं। इसका मतलब एक और भी है कि आपका एक तो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएंगे, आपके फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपके शहर के अंदर आप देखें, एक मुल्क से एक मुल्क के अंदर क्या होता है, फर्ज करें ये वो हर जो कंपनी है इन्होंने रखे हुए, कोई जो लाहौर में अपनी जिन्होंने जब वो फैक्ट्री लगाई हुई है जहाँ पे गाड़ी असेंबल हो रही है, उनका अगर प्लांट लाहौर में है, इस्लामाबाद में उसका 5,000 रुपये चार्ज करते हैं, कराची वाला 12,000 चार्ज करते हैं। तो आप सोच लें कि यही हाल ग्लोबल उसमें सप्लाई चेन में आ रहा है, यही फैक्टर। तो आपकी सप्लाई चेन मुतासिर इसलिए हो रही है कि लोगों के लिए अब जो है वो अफोर्ड करना, बड़े बड़े जो आलमी जो इदारे हैं और बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उन सब की जो है वो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी खत्म हो रही है। वो कहते हैं कि हमारा रेट ही इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम तो पैदावार करने के सेक्टर जो पाकिस्तान को बढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान में तो 70% जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और एग्रीकल्चर बहुत बैडली मुतासर हुई, क्योंकि यूरिया जो है वो उसकी सप्लाई मुतासर होगी, फर्टिलाइजर का मसला होगा, यानी कि पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वैसे ही हमारी तरफ खुराक की किल्लत और खुराक की इन्फ्लेशन का हर वक्त हमें रिसेंटली सामना करना पड़ा है। तो ये होने जा रही है। फिर स्टॉक मार्केट, काफ़ी लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था, स्टॉक मार्केट को हम देख रहे हैं वो मुतासिर होंगी। तो अब आसिम आगे की तरफ बढ़ते हैं और उस टॉपिक पर आ जाते हैं जिससे पूरे पाकिस्तानियों को इंटरेस्ट है। पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहे हैं इसमें? एक तो ज़राअत की आपने अभी बात की ना, तो 38 से 55% ये तो ग्लोबल जो इसकी प्राइस है वो उसमें इजाफा हो गया है यूरिया की। तो
पाकिस्तान में आप फिर देख लें कि कितना ज़्यादा है। मैं अभी पाकिस्तान के आपको चीदा चीदा आदादोशुमार जो है वो ग्लोबल के साथ कंपेयर करके बताता हूँ। पहले तो आप ये देखें कि मजमूई तौर पे जो दुनिया में 38% से 55% जो है इसका इजाफा हो गया है यूरिया की कीमतों के अंदर, अब तक हो चुका है। ये नहीं है कि जो वो होना है या होगा, ये फोरकास्ट नहीं है, ये वो चीज़ें जो इस लम्हे तक हो चुकी है। अच्छा, फिर आप देखें कि फूड सिक्योरिटी का आलम ये है कि चूंकि अभी से सप्लाई चेन आपके ज़रूरी आइटम की जो है वो मुतासिर हुई है, तो इसके नतीजे में मजमूई तौर पे मुल्कों के अंदर और मुल्कों से दूसरे मुल्कों तक जो चीज़ें जा रही थी, मतलब आइटम जा रहे थे, कहीं पे फिश की प्रोडक्ट जा रही थी, कहीं पे जो है वो आपकी गंदम जा रही थी, कहीं पे जी मुख्तलिफ, तो उसमें जो है वो 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ लोग बराह रास्त अक्रॉस द ग्लोब वो मुतासिर हुए। ठीक है ना, 4.5 करोड़। और इसमें जो है वो आप देखें कि खाली जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर 40 से 120% इजाफा देखने में आ रहा है जी। कुछ आइटम 40 तक पहुंचे हैं, कुछ 120 तक पहुंचे हैं। अच्छा, फिर जो है वो इसका मतलब क्या है कि आपकी जब फूड सिक्योरिटी रिस्क पे चली जाती है तो आपके जो खाना है, खुराक है, वो आपके लिए बहुत बड़ा बहरान उसका पैदा हो जाता है। और आपकी फर्टिलाइजर का मतलब क्या है कि ये तो अभी अगले साल इसका आने नौशीन, ये महंगाई अब हुई है, अभी तो हम पिछले साल वाली खाद की कीमतों पे इतना ज्यादा भुगत रहे हैं कि 4.5 करोड़ लोग जो है खतरे के मुंह में चले गए हैं। जब मौजूदा 55% जो यूरिया है महंगाई के साथ, खाली अगर इसी 3 महीने के दौरान जो जहाँ पे गई है तो क्या होगा इसका असर। तो अब जो है वो पाकिस्तान पे हम जाते हैं। अब हम पाकिस्तान पे आते हैं, जो बुनियादी आपका सवाल है और जिसमें हम व्यूअर्स को आगाह करना चाहते हैं। इसमें एक तो ये कि देखें एनर्जी क्राइसिस है, तो आपकी 80% जैसे हमने इब्तिदा में कहा था वो आई जो है वो अबनाए हरमुज से, बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो आपकी रुकी पड़ी है, यूरिया मुतासिर हो गया, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर जो है आप ये देखें कि इसका असर क्या हुआ है कि आपका जो ऑयल था वो ऑलरेडी 458 रुपए पे जा चुका हुआ है, डीजल महंगा हो गया, डीजल आपका 520 पे जा चुका हुआ है। अभी इन्होंने थोड़ी सी कीमतें घटाई थी और कल 26 रुपए बढ़ाई है और अगली दफा 55 रुपए का मजदा जहाँ फजा सुनाया जा रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट भी आपको पता है आज स्टेट बैंक ने वो भी 1% बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। और जब बिजनेसमैन जब एक चीज उसको इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि वो पूरे कहाँ से कर रहा है, वो मुझ पे और आप से। एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की जो है ना वो मुतासिर हो रही है और टेक्सटाइल पे ऑलरेडी इम्पैक्ट हमारा आ गया, हालांकि हमें GSP प्लस स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ गया। टेक्सटाइल में सबसे जो खतरनाक चीज क्या है कि आपका तिजारती खसारा। आपने एक्सपोर्ट की बात की है ना, तो एक्सपोर्ट इज ऑल अबाउट, एक्सपोर्ट जो है जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा आपका डॉलर आ रहा होता है। अब क्या है, आपकी एक्सपोर्ट तो ना होने के बराबर रह जाएगी, तो उसके नतीजे में आपको डॉलर देने हैं। क्यों? आप जब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन इंपोर्ट तो कर रहे हैं ना, कितनी चीजें जो आप खुद अपनी बना रहे हैं। टेक्सटाइल की इंपोर्ट 41.8 अरब डॉलर आपका जो है तिजारती खसारा ये एक्सपेक्टेड है इस साल। और इसका मतलब क्या होगा, आपका ट्रेड डेफिसिट यानी इंपोर्ट बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट जो है सॉरी इंपोर्ट्स आप बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट जो है वो घट जाएंगी। और आपका इसका जो अगला हतमी नतीजा है वो क्या होना है कि आपका जो है वो मजमूई तौर पे कर्जा भी बढ़ जाएगा और कर्जा हमारी वापसी भी, हमें डेट वापस भी करना। अभी हमने यूएई को वापस किया, अभी आपने 4.8 अरब तो अभी किया और हमने उसके लिए हमने पैसे सऊदी अरेबिया से लिए, एक और जगह से कर्ज लिया। और आसिम एक और भी बात है ना, हमारी रेमिटेंस, हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपनी रेमिटेंस पे, और वो हमारी गल्फ कंट्रीज से आती है सबसे ज्यादा, सऊदी अरब और इधर है यूएई में। यूएई की मार्केट तो क्रैश कर चुकी है, बिल्कुल। वो दे आर स्ट्रगलिंग कि वो अपने सरमायाकार को किस तरीके से बचाएं, तहफ़्फ़ुज़ दें। लोग खौफजदा हो गए हैं, जो खास तौर पे अमेरिका से थे, यूरोप से थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो तो इस चीज से डरी हुई है कि अगर अमेरिका यहाँ बैठा है और हम तो यहाँ पे तो दोबारा मिसाइल आ सकते हैं, ये जंग जारी रहती है, उनकी तो जानों को खतरा है। पाकिस्तानी वापस भी इसलिए नहीं आए हैं ना, वो वहीं पे मौजूद है। और आपका तो सारा जो रेमिटेंस थी वो कौन भेजता था? मजदूर भेजते थे, मेरे जैसे सफेद पोश लोग भेजते थे, जो किसी न किसी कंपनी के अंदर किसी न किसी छोटे मोटे ओहदे पे काम कर रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट आपका बंद हो गया,
अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो एक तो नौशीन सबसे बड़ा जो इसमें नुकसान होगा और जो खतरे की घंटी दिखाई दे रही है कि वो लोग बेरोजगार होकर पाकिस्तान आएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल क्या हमारे यहाँ रोजगार के जराए थे कि उन्हें उधर जाना पड़ा था? नहीं थे। बिल्कुल अभी देखें, मैं और आप, यानी हम लोग भी कहते हैं कि यार अगर स्टेबल होना है ना, कुछ अर्सा बाहर गुजारो या बाहर शिफ्ट हो जाओ या बच्चों को ही शिफ्ट कर दो। रिसेशन का यानी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट तो अल्लाह ताला रहम करे, बट गल्फ इफेक्टेड है तो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी। आसिम, उसके अलावा हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारी ग्रोथ हमें मुतासिर होते नजर आ रही, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी पहले ही इतनी कम थी, तो इंडस्ट्री भी हमारी इम्पैक्ट होने जा रही है फिर आसिम। और इसके साथ साथ डेट वापसी है, टेक्सटाइल सेक्टर हम आप बता रहे हैं हमारा मुतासर हो गया। स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था, उनको भी नुकसान हो रहा है, वो भी परेशान है। तो आसिम, आज के टॉपिक में हमने अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश की कि रिसेशन जो आ रहा है, जिसकी खतरे की घंटी बजाई जा रही है दुनिया में, तो उसके पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होंगे, दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहे हैं। आपने एक चीज़ बता दी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कि अगर जो है जंग जारी रहती है तो क्या होगा, जंग अगर जो है वो नहीं रहती तो फिर क्या होगा। आपने ओवरऑल इन्फ्लेशन की फिगर भी दी है, आपने जो फोरकास्ट थी ग्रोथ की वो भी आपने बताई। अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या होगा अगर तो ये जंग जो है, बेस्ट केस क्या है कि अमन कायम हो जाए पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में, तो उसके नतीजे में ऑयल की कीमतें जो है जो एवरेज होगी वो 80 से 85 जो है वो डॉलर फी बैरल रहेंगी। तो उससे कम से कम अगर जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा घटेंगी नहीं ना, तो जो मौजूदा स्टेट है इसी में बरकरार रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पेट्रोल जो है वो आपका 300 सवा 300 तक, और डीजल जो है वो भी इसके बराबर या 350 तक रहे। फिर जो है आप देखें कि जो है आपका जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल आपकी तब जाके स्टेबल हो सकती है। आपके यहाँ अगर जो है ये सप्लाई चेन का मसला हल होता है तो आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं वो काम करेंगे, बेरोजगारी का खतरा कम से कम टल जाएगा। और जो गल्फ कंट्री से लोग हैं वो भी वापस इंशाल्लाह नहीं आएंगे। ये सारा कुछ वॉर के रुकने पर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी सारी दुनिया चाहती है खुले, जो नेवल ब्लॉकेड हुआ हुआ है वो भी ख़त्म हो ईरान का। इसके साथ साथ सारी दुनिया ही कोशिश करी है, और ख़ुसूसी तौर पर तो बेसिकली पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक मीडिएटर बना हुआ है और चाहता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं इनको हल कर लिया जाए, ताकि सीज़ फायर जो है वो मुकम्मल जंग बंदी की जानिब जो है वो चला जाए। तो आसिम, इस शो को आज हम इसी पर ख़त्म करते हैं। कल और परसों हम मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हाजिर होते रहेंगे। तो उम्मीद है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मालूम हुआ होगा कि रिसेशन जो है वो क्या चीज़ होती है, वो दुनिया को कैसे इम्पैक्ट करती है, जो मौजूदा रिसेशन जिसकी खतरे की घंटी बजाई जा रही है ये दुनिया को कैसे इम्पैक्ट करने जा रही है, और पाकिस्तान पर इसके क्या खदशात हैं, पाकिस्तान को ये रिसेशन कैसे इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही नौशीन यूसुफ और मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। आपके साथ मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।